गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीटी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे। मैं आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेक्चर बाई लेक्चर करके आपको आपके विभिन्न टॉपिकों को क्लियर करता हूँ। उसी क्रम में मैं लेक्चर नंबर 18 पढ़ा चुका था। आज मैं लेक्चर नंबर 19 के बारे में बात करूँगा। 19 में क्या है, क्योंकि 18 में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, 19 में हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे कि क्षार क्या है, किसे कहते हैं और इसकी परिभाषाएं क्या है। सीधी सी बात। तो हम बात करें आपके सामने, क्षार क्या है। हम लोग जानते हैं कि क्षार वह होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं, उनको क्षार कहा जाता है। सीधी सी बात है कि क्षार वह होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। मतलब अगर किसी को चीज को हम चखते हैं और चखने पर उसका स्वाद कैसा लगता है, कसैला लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, क्षार है। फिर कहते हैं दूसरा तरीका क्षार को पता करने का, तो दूसरा तरीका है फिर से वही बात, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर जो होता है वो क्या होता है, लिटमस पेपर एक मतलब जो है लाल रंग तथा नीले रंग की एक पट्टी होती है कागज की, जो लाइकेन से क्या की जाती है, बनाई जाती है। और लाइकेन से बनाई गई इस लिटमस पेपर की पट्टी के द्वारा हम अम्ल क्षार के मतलब जो है प्रकृति को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, पता लगाते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई क्षार है तो आप समझिएगा, जब भी लिटमस पेपर की पट्टी को हम क्षार के विलयन में डुबोते हैं, लेकिन किस कलर, लाल कलर की, अगर वही लाल कलर नीला अगर हो जाए उस विलयन में, तो हम समझ जाएंगे कि जो दिया गया विलयन हमें बीकर में था वो क्या है, क्षार है। तो इस प्रकार से लिटमस पेपर के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है क्षार के बारे में कि वह विलयन जो लाल लिटमस पेपर को क्या करते हो, नीला कर देते हो, उन्हें क्षार कहा जाता है। उसी क्रम में परिभाषाओं की बात अगर किया जाए कि परिभाषा, तो आर्हीनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं दी है और उन्होंने अपने तरीके से अम्ल और क्षार के बारे में क्या किया, परिभाषा दी और बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके OH- आयन देते हो, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल जाएं और घुल करके क्या दे दें, OH- आयन, तो उन पदार्थों को क्षार कहा जाता है। अब मैं एक सिंपल सी बात करना आपके सामने चाहता हूं कि कैसे पहचान लगाएं कि कोई अम्ल है कि क्षार है। लेकिन देखिएगा, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है, अपवादों से भरी हुई है, इसलिए आप परमानेंट उसको नहीं मान सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही परमानेंट है। लेकिन मैं ये बताता हूं कि जो 80% अम्ल होंगे या क्षार होंगे वो क्या होंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से उनको पहचाना जा सकता है। कैसे, आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि जिनके आगे क्या लगा हो, H लगा हो, जिनके आगे क्या हो, H हो, प्रोटॉन हो, उन सभी को अम्ल कहा जाता है। लेकिन हम कहते हैं कौन से अम्ल होंगे, वह प्रबल अम्ल होंगे। कौन से अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, जिनके आगे क्या लगा होता है, H लगा होता है। लेकिन एक फिर पहचानने का तरीका क्षार के बारे में कहते हैं कि जिनके पीछे क्या लगा हो, OH लगा हो, उन सभी को क्षार कहा जाता है। लेकिन हमने संभावना कितने प्रतिशत रखी है, 80%। मतलब यानी कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड या सिरके की बात करें तो सिरके में यही H+ आयन पीछे लगा होता है, लेकिन वो दुर्बल अम्ल है। लेकिन जितने प्रबल अम्ल होते हैं उनके सब के आगे क्या लगा होता है, H लगा होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बताऊं, नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये तीनों एक प्रकार के प्रबल अम्ल हैं। देखा होगा कि जिनके आगे क्या लगा होता है, H लगा होता है। देखिएगा, HCl, HNO3 और साथ में क्या होता है, H2SO4। ये तीनों हैं। तीनों के आगे देखिए आप क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इससे हमारी एक पहचान है बनती है कि अगर हम नहीं भी जानते हैं तो हम अम्लों की प्रकृति को उनके प्रोटॉन के आगे स्थिति के कारण हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जिससे क्या हो,
हमें पहचाना जा सके। तो इसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे कि अगर OH की बात करें तो देखिएगा जो प्रबल क्षार होते हैं ये तो क्या है, प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। लेकिन प्रबल क्षारों की अगर बात करें तो प्रबल क्षार क्या है, जैसे आप पढ़ते हो क्या, NaOH, आप देख रहे हैं पीछे OH है, आप पढ़ते हो किसको, KOH को, आप देखिए पीछे OH है, आपने पढ़ा किसको, NH4OH को, ये सभी क्या है, एक प्रबल क्षार है। और प्रबल क्षार होने के साथ में आप देख रहे हो इन सभी के पीछे क्या लगा हुआ है, OH। इसके मतलब मैं 80% जो संभावनाओं की बात करता हूं वो सही है, एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी वह सभी जिनके पीछे OH लगा होता है उनको सभी को क्षार कहते हैं, जिनके आगे H लगा होता है उन सभी को अम्ल कहा जाता है। ये तो तरीका हुआ, लेकिन मेरा मूल टॉपिक क्या था कि क्षार किसे कहते हैं। तो हम फिर से बात करते हैं कि क्षार वह होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं, नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर के द्वारा हम लोग क्षार को पता लगा सकते हैं। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ सलूशन होगा, उन सलूशनों में मैं लाल रंग के लिटमस पेपर को डुबोऊंगा। अगर उसका लाल रंग जो है नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तो हम तुरंत कह देंगे कि उस समय दिया गया जो विलयन हमारे लिए था वो क्या था, क्षार था। तो ये तो पहचानने का तरीका हुआ। फिर मैं एक और तरीका बताता हूं जो पहचानने का ही तरीका है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो तरीका क्या है, कहते हैं कि एक पैमाना बनाया जाता है, उस पैमाने का नाम क्या है, पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। उसको पीएच पैमाना कहा जाता है, पैरामीटर ऑफ मतलब जो है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या होता है देखिएगा, कहते हैं एक पटरी होती है, उस पटरी पर 0 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित किए जाते हैं। तो क्या होता है उस पटरी में, कहते हैं कि जब मध्य या मिड पॉइंट में हम पहुंचते हैं, उस मिड पॉइंट को हम लोग 7 कहते हैं। तो 7 पर जब हम पहुंचेंगे, किसी का पीएच होगा तो कहते हैं कि उसे लवण कहा जाता है। अब देखिएगा आगे होता क्या है, और अगर कहते हैं कि किसी का पीएच अगर 7 से ज्यादा है, इसके मतलब अगर 7 पॉइंट कितना हो जाए, 1 हो जाए, और 7.1 से लेकर के कहां तक, 14 तक, तो उनको हम क्षार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्षार के नाम से। सब पहचानने के तरीके हैं। फिर हम बात करते हैं कि उसी स्केल में अगर 0 से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के 6.9 तक की वैल्यू अगर हमें दी गई है तो वह सभी क्या है, अम्ल हैं। लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि जैसे जैसे इन 7 से हम 0 की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे अम्लता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे किसी भी विलयन की क्षारकता बढ़ती जाती है। मतलब इधर आने पर अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर जाने पर क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। अम्लता का बढ़ता क्रम, और क्षारकता का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, ठीक है, समझ गए। तो पीएच मतलब क्या है, अगर पीएच वैल्यू किसी की 7 से क्या है, 7 पर है तो क्या है, लवण है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से क्या है, कम है, तो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक, ये समझ में आ गई होगी बातें। अब मैं फिर उसी तरीके पर, उसी ट्रिक पे बढ़ता हूं जिस ट्रिक को मैंने बताया कि जिनके आगे एच लगा होता है वह सभी अम्ल होते हैं, और जिनके पीछे वो एच लगा होता है वह सभी क्षार होते हैं। बाकी अब मैं तरीका बता रहा हूं कि जिनके पीछे ना तो एच है ना तो वो एच है, उन सभी को हम आंख मूंद करके क्या कह देते हैं कि ये लवण है। लेकिन कितने प्रतिशत मैंने बात की थी, 80%।
संभावनाओं, क्योंकि 20% एक्सेप्शन भी हमारे केमिस्ट्री में उपलब्ध है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 80% यौगिकों की बात करता हूं जिनके आगे ना तो H होता है ना तो पीछे OH होता है, वह सभी क्या होते हैं, लवण होते हैं। जैसे मैं एक दो उदाहरण आपको दे करके दिखा रहा हूं, जैसे CaCO3 लिखा हुआ है, जैसे हम देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, जैसे हम देखते हैं NaCl लगा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर CaOH का इसके पीछे OH है, इसलिए नहीं हो सकता है। NaCl की बात कर सकते हैं, KCl की बात कर सकते हैं, देखेंगे जिनके ना तो आगे H है ना तो पीछे OH है, और ये सभी क्या है, लवण है। ठीक, ये पहचान हो गई। अब फिर हम मूल टॉपिक पे अपने आते हैं। मूल टॉपिक मेरा क्या है, क्षार के बारे में, कि मतलब क्षार क्या होते हैं। कहते हैं कि वह सभी आर्हीनियस के अनुसार वह सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके क्या देते हो, H+ OH- आयन देते हो, उनको क्षार कहा जाता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आई कोई टॉपिक तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे चैनल भी ग्रोथ करे, मैं आपके सामने नई जानकारियों को लेकर के क्या करूं, उपस्थित रहूं। तो धन्यवाद इसी के लिए। इसी के साथ आप सभी को अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।